नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 107 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई है। और ऐसे में इसी के साथ ही अब राज्य में बृहस्पतिवार तक कोविड-19 की चपेट में आने वाले की संख्या 11,15,000 से ज्यादा पहुंच गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि आज संक्रमण के 107 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से रायपुर से 20, दुर्ग से 14, राजनांदगांव से 3 और बालोद से 3, बेमेतरा से 2, कबीरधाम से 3, धमतरी से 1 और बलौदाबाजार से 1, महासमुंद में 1 और बिलासपुर से 7, रायगढ़ से 4, कोरबा से 7 और जांजगीर चांपा से 1, मुंगेली से 2, गौरेला पेड्रो मारवाही से 1 और सरगुजा से 5, कोरिया से 6 और बलरामपुर से 13, जशपुर से 10, बिस्तर से 2 और कांकेर से 2, साथ ही बीजापुर से 1 कोरोना संक्रमण मरीज की पुष्टि हुई है। और यूक्रेन से हजारों की संख्या में मेडिकल के छात्र देश वापस लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में छात्र वार जोन में ही फंसे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी समस्या यहां पर देखने को मिल रही है, वो है यूक्रेन से पढ़ाई के बीच छोड़ने वाले छात्रों की आगे की पढ़ाई का आखिर क्या होगा। इसी विषय को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को एक पत्र लिखा है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों को देश के चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत भर्ती देने का आग्रह किया है। इसके लिए अब मेडिकल कॉलेज में छात्रों की सीट भी बढ़ने का आग्रह किया गया है। और इसी संबंध में शुक्रवार को टी.एस. सिंहदेव ने ये पत्र लिखा और इसी के साथ ही पत्र में उन्होंने लिखा है कि यूक्रेन में जारी युद्ध के कारण वहां की स्थिति अत्यंत ही गंभीर हो चुकी है। ऐसे में यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय मूल के छात्र क्रमबद्ध वतन वापस लौट आए हैं। इसी क्रम में एक बड़ी संख्या में भारत लौट रहे छत्तीसगढ़ प्रदेश समेत कई अन्य प्रदेशों के मेडिकल छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर अब चिंता भी हो गई है। वर्तमान में जो हालात यूक्रेन में युद्ध समाप्ति और उसके बाद हालात सामान्य होने की स्थिति फिलहाल अनिश्चित है, लेकिन मेडिकल की शिक्षा के लिए अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करके यूक्रेन में बच्चों को अध्ययन करा रहे माता पिता और अभिभावक बच्चों के भविष्य और आगे की शिक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। ऐसे में अब छात्र छात्राएं अलग अलग पाठ में अध्ययनरत थे और सबकी अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन इसी विकट परिस्थिति के कारण उन सभी छात्र छात्राओं के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसीलिए उन सभी छात्र छात्राओं के बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और वहीं गौतम बुद्ध नगर और महात्मा गांधी की पेंटिंग्स के साथ ही अब जबलपुर के कलाकारों, कवियों और रंगकर्मियों ने युद्ध के विरुद्ध भी एक अभियान छेड़ दिया है। शहर के मालवीय चौक पर जुमा कलाकारों ने रूस और यूक्रेन से अपनी कला के माध्यम से युद्ध खत्म करने की अपील की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण पूरी दुनिया तनाव में है और इस युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने की भी आशंका जताई गई। इसी युद्ध में दिनों दिन बिगड़ रहे हालात और वहां के लोगों की दुर्दशा को देखते हुए अब शांति के लिए भी आवाजें उठने लगी हैं। जबलपुर के चित्रकारों ने पेंटिंग के जरिए दोनों देशों से शांति की अपील की है। मालवीय चौक पर चित्रकार विनय अंबर और अन्य कलाकारों ने महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध की पेंटिंग्स बनाकर रूस और यूक्रेन से युद्ध खत्म कर और शांति की अपील की। इस पेंटिंग में महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के अलावा चिड़ियां, मछलियां और एक बच्चे को गोद में लिए हुए महिला की पेंटिंग बनाई गई है। ये जो मनुष्य हैं और अन्य जीवों की परेशानी को ये पेंटिंग्स बयां कर रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 9 दिनों से युद्ध चल रहा है, जिसमें यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। ऐसे में यूक्रेन के हजारों लोगों की भी अभी तक जान जा चुकी है। ऐसे में रूस के हमलों के दौरान यूक्रेन में जो संपत्ति और जानहानि हो रही है, उसी की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो इसी बीच ये तस्वीर एक माध्यम है दोनों ही देशों के बीच शांति को स्थापित करने की एक अपील की तरीके से। बुरहानपुर जाते समय खंडवा में रुके हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि शिवराज सिंह चौहान दलित और आदिवासियों के लिए कैंपेन चलाने की बात करते हैं। ऐसे में खारगौन की घटना पर सख्त कार्रवाई जरूर करें। गौरतलब है कि दलित युवती को मंदिर में पूजा करने से रोके जाने का मामला अब काफी गर्मा गया है। खारगौन में दलित युवती पूजा करने के लिए गई, लेकिन मंदिर में उसे घुसने नहीं दिया गया। मंदिर में रोके जाने का एक वीडियो भी वायरल होने लगा, जिसके बाद ये बवाल सामने आया है। बताते चलें कि दिग्विजय सिंह ने
खारगोन की इस घटना के आरोपियों पर प्रदेश सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि दलित युवती को पूजा करने के लिए मंदिर में जाने नहीं देना कानून का उल्लंघन है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दलित और आदिवासियों के लिए कैंपेन चलाने वाले सवाल पर कहा कि शिवराज जी चलाए अच्छी बात है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कहा कि 10 मार्च तक इंतजार कीजिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले साल 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर दिग्विजय सिंह निमाड़ की सीटों पर फोकस कर रहे हैं। इसी दौरान दिग्विजय सिंह कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं। शिवराज सरकार को घेरने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते। खबर खंडवा से है, जहां पर दो किन्नरों के बीच पुराने विवाद को लेकर चाकूबाजी हो गई और इस दौरान दो किन्नर सितारा और मुस्कान घायल हो गए हैं। विवाद पुराने केस की राजीनोम में बताया जा रहा है, जहां पर राजीनामे को लेकर यह विवाद भड़का। दरअसल किन्नरों के विवाद की यह घटना गुरुवार दोपहर की है। विवाद पदम नगर क्षेत्र में मंदिर के पास किन्नर सितारा और किन्नर मुस्कान के बीच पहले तो जमकर विवाद हुआ और फिर विवाद अचानक चाकूबाजी में तब्दील हो गया। इस दौरान दोनों किन्नर घायल हो गए हैं और इनका इलाज खंडवा के जिला अस्पताल में करवाया जा रहा है। किन्नर सितारा मुस्कान के अनुसार किन्नर के साथ मारपीट के एक मामले में उसे और उसके एक अन्य साथी को 1 साल की सजा भी हुई है। उसी मामले में राजीनामा करने को लेकर मुस्कान उसके पास आया था और आरोप लगाया जा रहा है कि उसने राजीनामे के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। वो 5 लाख रुपए के लिए लगातार दबाव बना रहा था और उसने रुपए देने से मना कर दिया। इस पर मुस्कान ने उसे पेट और हाथ में चाकू मारकर घायल कर दिया है। तो वहीं किन्नर मुस्कान ने इस अनुसार उसके सितारा किन्नर ने राजीनामा कराने को लेकर गुरु पूनम से फोन करवाकर राजस्थान से खंडवा भी बुलाया गया और उसे राजीनामा करवाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। राजीनामे से मना करने पर पेट में चाकू मारकर उसे घायल कर दिया है। फिलहाल पदम नगर थाने के सब इंस्पेक्टर राजू पाटिल के अनुसार इस घटना की जानकारी लगते ही तत्काल घायल किन्नरों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों किन्नरों की शिकायत पर दोनों के खिलाफ ही धारा 294, 323 और 324 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है। इसी बीच मध्य प्रदेश के एक लड़के ने रूस की धरती पर भारत का झंडा लहरा दिया। खार्किव बॉर्डर से 740 किलोमीटर दूर रूस की राजधानी मॉस्को में वुशु गेम में भारत का नेतृत्व कर गोल्ड मेडल जीता गया। 22 साल के इस गोल्डन बॉय का इंटरनेशनल लेवल पर यह तीसरा गोल्ड मेडल है और वो अब तक 12 मेडल हासिल कर चुका है। अब उनकी नजर एशियाई गेम्स पर है। आपको बता दें कि ऑटो ड्राइवर पिता के बेटे का इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने तक का सफर आसान नहीं रहा। ना सुविधाएं थी और ना ही पैसे, लेकिन कठिन संघर्ष के बाद उन्होंने आखिरकार ये मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट गेम है और लड़ाई गतिविधियों के साथ अतिरिक्त और बाहरी दोनों तरह से अभ्यास इसमें किए जाते हैं। इसमें 2 वर्गों ताओलो और संसो में इसे बांटा गया है। ताओलो में मार्शल आर्ट पैटर्न्स और एक्रोबेटिक्स मूवमेंट्स होते हैं और तकनीकी कला भी इसमें शामिल होती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की चर्चित झीरम कांड के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुना दिया है। एनआईए के अपील के अनुसार बिलासपुर कोर्ट ने इस अपील को ठुकरा दिया है, लेकिन इससे अब राज्य सरकार की जांच एजेंसी जांच के लिए स्वतंत्र हो गई है। लंबे समय से दरअसल इस मामले की जांच को लेकर राज्य राजनीति बहस चल रही थी। दरअसल झीरम हत्याकांड में जान गंवाने वाले उदय मुदलियार के बेटे 2020 में जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाने में झीरम कांड पर एफआईआर दर्ज करवाया था। दूसरी बार इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और इसमें कहा गया था कि झीरम घाटी हत्याकांड में एनआईए ने हत्या और राजनीतिक षड्यंत्र इस दोनों को ही नहीं जोड़ा गया। इसीलिए चाहते थे कि राज्य सरकार के अधीन जो एजेंसी है वो एसआईटी वो जांच करे ताकि पता चल सके कि इस हत्याकांड षड्यंत्र के दोषी कौन है। अब गौरतलब है कि झीरम जांच के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद 2018 में ही जांच के लिए एसआईटी गठन किया गया है। इसमें जांच के नए बिंदुओं के साथ ही इस मामले की जांच करवाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे घटनाक्रम में केवल एक नक्सली हमला नहीं बल्कि इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। अब इसमें हत्या का मामला भी दर्ज होना चाहिए और इसी पर अब आगे की कार्रवाई की जानी है।
और छत्तीसगढ़ में गर्मियों ने दस्तक दे दी है। दिन में धूप चुभने लगी है, तो वहीं बीते दिनों से राज्य में मौसम का मिजाज बदलता हुआ देखा जा सकता है। पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा। शुक्रवार यानी कि प्रदेश में कुछ जिलों में गरज चमक के साथ ही बारिश की संभावना भी जताई गई। इसी के साथ ही रायपुर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि मौसम विभाग के पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पश्चिम राजस्थान के ऊपर 2.1 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। इसी के कारण बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त दक्षिणी हवाओं का आगमन प्रदेश में होने की संभावना है। तो वहीं मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया है कि आज प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने के साथ साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं, लेकिन पिछले 24 घंटे में प्रदेश में मौसम शुष्क बताया गया है। अधिकतम तापमानों में प्रदेश के सभी संभागों में विशेष परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन प्रदेश के दुर्ग संभाग में सामान्य से अधिक और बाकी सभी संभागों में तापमान सामान्य रहा। तो वहीं गुरुवार को भी प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस देखा गया बलरामपुर और सबसे अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दंतेवाड़ा में दर्ज किया गया है।